जी बिल्कुल, डॉक्टर तारिक सर की क्लास थी डायबिटिक अल्सर के ऊपर। सर ने सबसे पहले डीडीज़ लिखवाए थे। सर ने कहा था ये हिस्ट्री में स्टूडेंट शुड ऑलवेज रूल आउट दीज अल्सर्स, डायबिटिक अल्सर, ट्रोमेटिक अल्सर, इन्फेक्टिव अल्सर, एक्यूट केस में होता है मैलिग्नेंट अल्सर, डेट इसको मसल कार्सिनोमा, इस्केमिक अल्सर जिसमें वेस्कुलाइटिस आ सकता है, न्यूरोपैथिक अल्सर्स, टीबी एंड वेनस अल्सर। डायबिटिक अल्सर में सर ने कहा था टाइम पीरियड, कॉज, ये डीडीज़ बनाए थे और सर ने कहा था ये हिस्ट्री में यू नीड टू ऑलवेज रूल दीज आउट एट ऑल कॉस्ट। वी विल सी दिस ऑलवेज while a student is taking the history of the diabetic ulcer, either he or she is ruling these differentials out or not। तो ये भी आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंशियल्स को रूल आउट कैसे कर रहे हैं कि डायबिटिक अल्सर में HbA1c और ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे टाइम, और जिस तरह सर ने ऊपर कहा भी था कि टाइम पीरियड, और सर ने एक और चीज़ लिखवाई थी जो बोर्ड था उस पर ब्लैक पेन से कि कॉज पूछेंगे कि उसकी ट्रॉमा या इंजरी है, ताकि पता लगे ट्रोमेटिक अल्सर है या डायबिटिक है। वो कॉज पूछेंगे और टाइम पीरियड पूछेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हम पूछ सकते हैं ट्रोमेटिक अल्सर को रूल आउट करने के लिए, सर ने सारा बताया था, इधर मैं दिखा भी रहा हूँ। और एक्यूट इन्फेक्शन, इन्फेक्टिव को, मैलिग्नेंसी को कैसे रूल आउट कर सकते हैं, इस्कीमिया, वेस्कुलाइटिस को, न्यूरोपैथिक अल्सर को। इसमें ये ट्यूनिंग फोर्क से हम टेस्ट करते हैं, उसके जो पॉइंट्स हैं वो रखते हैं, उधर हम देखते हैं वाइब्रेशन वो फील कर पा रहा है या नहीं, या आगे सेंसेशन टेस्ट में भी रिवाइज हो जाएगा। टीबी में होता है, ठीक है, क्रोनिक केस वाले सिनेरियो में हमेशा ये चीज़ देखी जाती है। और वीनस अल्सर सर ने एंड पे लिखवाया हुआ था कि वीनस इंसफिशेंसी हम देखते हैं, हेमोसिड स्टेनिंग और ये सारी चीज़ें, और वीनस रिफ्लैक्स, डीप वेन, डीवीटी, ये सारी चीज़ें जो है ना मुझसे पूछे, तो ये हमें डीडीज़ रोल आउट करना आनी चाहिए वाया हिस्ट्री इन डायबिटिक अल्सर एग्जामिनेशन। ये तो एक बोर्ड पे जो चीज़ें थी ये उसके बारे में तफसील थी। तो ये उसको मैंने स्कैन किए बोर्ड को, तो ये डायबिटिक अल्सर की एग्जामिनेशन में क्या चीज़ें होती हैं, इंट्रोड्यूस करना है, प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, कॉन्सेंट लेना है, फिर इंस्पेक्शन पे आ जाना है, ठीक है। इंस्पेक्शन पे हमने बोथ लेग्स को बायलैटरली देखना है, ठीक है। सर कह रहे थे कंफ्यूज करने के लिए हम प्रेशर में बच्चे को बोलते कि परफॉर्म एग्जामिनेशन ऑन राइट लेग, बट इन डायबिटिक अल्सर ऑलवेज एग्जामिनेशन इज़ बायलैटरल इवन दो द एग्जामिनर इज सेइंग परफॉर्म एग्जामिनेशन ऑन वन लेग। तो ये चीज़ बताई थी। इंस्पेक्शन में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। स्कीमिया देखते हैं, हेयर लॉस देखते हैं, प्रेशर सोर, इंटरडिजिटल स्वेलिंग यूनिलैटरल है तो लोकल कॉज है, अगर बायलैटरल है तो आईवीसी है। हेयर लॉस से हम क्या देखते हैं वो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ से इसकी कॉजेज़। अगर यहाँ से देखा जाए कि इंस्पेक्शन, प्रोसीजर, कंसेंट, प्राइवेसी मेंटेन करनी है, फिर एक्सपोजर करना है, फिर एक्सपोजर बायलैटरल लेग से करना है मिड थाई तक, फिर इंस्पेक्शन वाले स्टेप पे आ जाना है। बोथ लेग्स का साइज़ प्लस वोलन देखना है, स्किन कलर देखना है कि रेड है तो इन्फ्लेम्ड है, ब्लैक स्पॉट है तो नेक्रोसिस है। हेयर लॉस से हमें क्या पता लगेगा कि ये इस्कीमिक लेग है। यूनिलैटरल सर्जिकल कॉज बायलैटरल ये है, ठीक है। अल्सर देखेंगे, फिर उसके मार्जिन, साइज़, बेस, फ्लोर देख सकते हैं। और ये भी लिखा हुआ है कि कमर भी देखनी, शियाटिक सर्जरी के हवाले से तो उसकी कोई नहीं हुई हुई। सी बैक, डिजिट्स के दौरान में फंगल इन्फेक्शंस देख सकते हैं, प्रेशर एरियाज़ देख सकते हैं, प्रेशर अल्सर प्रेशर सोर्स के लिए स्कार मार्क्स, और वीनस ड्रेनेज देख सकते हैं। वीनस ड्रेनेज में अगर कम हुई हुई है तो इसका मतलब है कि ब्लड फ्लो उसका डिक्रीज होगा। फिर बर्जर टेस्ट सर कह रहे थे इंस्पेक्शन में आएगा, अलबत्ता ये तो पल्पेशन में शायद आता है या एग्जामिनेशन में आता है, नहीं हो अकॉर्डिंग टू सर इंस्पेक्शन के अंदर ही आएगा। लेग रेज करेंगे उसकी, ठीक है। और वैसे नॉर्मली 90 डिग्री पे भी अगर उसकी लात ऐसे हम ऐसे ऊपर की तरफ उठाएंगे, एक लात ये सीधी और एक ऊपर है, तो नॉर्मली भी ये रेड होनी चाहिए ऊपर जो लात खड़ी हुई है 90 डिग्री पे। लेकिन अगर वो 30 डिग्री पे या 40 डिग्री पे पेल हो जाती है, तो इसका मतलब उसको कोई बीमारी है, कोई पैथोलॉजी है, स्कीमिया। और 30 डिग्री को हम इसकी बर्जर एंगल भी कहते हैं, इस टेस्ट को बर्जर टेस्ट कहते हैं, ठीक है। अब पेल्पेशन पे आते हैं। पेल्पेशन पे हम टेम्परेचर बायलैटरली देखते हैं बोथ लेग्स पे। इफ़ थाई, अगर थाई कोल्ड है तो इसका मतलब वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब टेम्परेचर हम नीचे से देखना शुरू करेंगे, ऊपर तक आएंगे लात पे। अगर यहाँ आके थाई पे अगर आपको लग रहा है कि ये ठंडी पड़ रही है तो इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है इस एरिया पे। यही बात सर ने नीचे लिखवाई भी हुई है कि बिलो टू अप्स टू सी द लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। टेंडरनेस देखेंगे, अगर पॉजिटिव है तो डीवीटी, सेलुलाइटिस में से कुछ हो सकता है।
कैपिलरी रिफिल देखेंगे, अगर डिक्रीज़ है तो वेस्कुलर डिजीज़ हो सकती है। वेंस का देखेंगे, सर ने वेरिकोस साइन बताया था, ये भी मेरे जहन से निकल गया है। अलॉन्ग द ग्रेविटी हम वेंस को सर ने कहा था वेन के ऊपर ऐसे हाथ रख के ऐसे अलॉन्ग द ग्रेविटी ऐसे करेंगे तो जहाँ से ब्लड फ्लो आ रहा होगा, अगर वो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग मतलब ये लात है ना, ये उंगली है, ये लात है, तो ये नीचे पाँव है, तो अगर हम इस उंगली के ऊपर 2 उंगलियाँ रख के हम ऐसे देखते हैं, मेजर करते हैं, ऐसे वेन को ऐसे साफ़ करेंगे, और अगर मैं ऊपर वाली उंगली छोड़ूंगा और खून नीचे की तरफ आने लग जाता है अलॉन्ग द ग्रेविटी, तो इसका मतलब है ऑब्स्ट्रक्शन है। इस तरह की बात सर ने बताई थी, इसलिए मैंने साइन का नाम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लिया था ताकि बंदा बाद में खुद भी स्टडी कर सके। उसके बाद सर ने कहा था एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए सारी पल्सेस देखनी है, रेडियल, ब्रेकियल, कैरोटिड, फेमोरल, पोप्लिटियल, डॉर्सैलस, और वो भी बायलेटरली सारी पल्सेस देखनी है। तो ये सर ने पॉइंट बताए थे। इसके अलावा सर ने कहा था उनको मेजर भी करना, टिबियल ट्यूबरोसिस से 10 सेंटीमीटर नीचे, 10 सेंटीमीटर ऊपर डीवीटी एडिमा में करते हैं। फिर सेंसेशंस का सर ने बताया था कि फाइन टच, क्रूड टच भी हम देख सकते हैं। 3 न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशंस हैं, फाइन टच टू क्रूड टच हो सकता है, अकॉर्डिंग टू डर्माटोमा में देखना होता है, और मोटर पावर, मसल्स पावर को देखने के लिए उनकी ग्रेडिंग करनी होती है कि क्या उनका पावर है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है ग्रेविटी, वो जो सारी ग्रेडिंग हमने पढ़ी थी। रिफ्लेक्सेस देखने होते हैं, नी जर्क और वो। फिर मस्कुलोस्केलेटल एग्जामिनेशन आ गया, उसमें जॉइंट मूवमेंट आ गई। फिर अल्सर की 3 टाइप्स होती हैं, मैलिग्नेंसी में राउंडेड होता है, स्लोपिंग होता है, डायबिटिक में पंच होता है, न्यूरो में। और अगर एन्यूरिज्म नज़र आ रहा है फिर हम ब्रूई देखेंगे, कैरोटिड भी देख सकते हैं, एपिगैस्ट्रिक भी देख सकते हैं, बेल से देखेंगे। और अगर स्वेलिंग है, ये अब स्वेलिंग से हमें पता लगेगा कि पल्सेशन ट्रांसमिटेड है या डायरेक्ट है। अगर स्वेलिंग के ऊपर उंगली रखेंगे और पल्स ऊपर की तरफ, ऐसे स्वेलिंग है ऊपर ऐसे हिल रही है, ऐसे एरो लगा हुआ है, उंगली ऊपर रखी, स्वेलिंग ऐसे से हिला रही है उंगलियों को, तो ट्रांसमिटेड है। और अगर स्वेलिंग पे उंगली रखी तो उंगलियां अगर ऐसे से हिल रही हैं बाहर की तरफ, तो डायरेक्ट पल्सेशन हम, और नी एल्बो पोजीशन पे ही हम करते हैं। इसके अलावा सर ने बताया था नी एल्बो पोजीशन पे भी हम चेक कर सकते हैं, दोनों अलग मेथड्स हैं पल्सेशन चेक करने के। पिटिंग एडीमा डायबिटिक में होता है क्योंकि उसमें हाइपोप्रोटीनीमिया और इस तरह का मसला आता है, और लिम्फ एडीमा में नॉन पिटिंग होता है। प्रोप्रिसेप्शन सर ने कहा था क्लोज करके पोजीशनिंग देखते हैं, और इस्कीमिक अल्सर में सर ने बताया था ड्राई गैंग्रीन होता है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। और क्रिटिकल फेज एंगल वो होता है कि 30 डिग्री के एंगल पे जब हम लात ऊपर उठाते हैं तो फुल पेन हो जाती है, उसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और रेस्ट पेन होता है कि अगर वो रेस्ट कर रहा है उसमें भी उसको पेन शुरू हो गया तो वो क्रिटिकल इमरजेंसी स्टेट है। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि वो कहता है कि मैं 2 फीट तक चलता हूँ, उसके बाद मुझे बैठना पड़ता है, मुझे दर्द शुरू हो जाता है, यानी उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन इतनी होगी कि सिर्फ 2 फीट तक चल सकता है, उसके बाद उसको रेस्ट करना पड़ता है। तो ये इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन डिस्टेंस होता है, रिलीव्ड एट रेस्ट से रिलीव हो जाता है। सर ने कही है वो पूछते हैं, और इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में जैसे उठता है उसको दर्द शुरू हो जाता है। तो ये सर ने पॉइंट्स बताए थे। और इसको स्कैन भी अगर करें जेमिनाई से तो ये इसकी स्कैनिंग में इसकी कोई जो चीज़ें अगर मिस भी होगी तो वो इसमें कवर हो गई हैं, वही चीज़ें बताई हैं। बर्जर टेस्ट भी बता दिया, पिंक होनी चाहिए 90 डिग्री पे। एडीमा असेसमेंट, मस्कुलोस्केलेटल मैलिग्नेंसी 3 होते हैं, वो राउंडेड होती है मैलिग्नेंसी में, अल्सर उसमें स्लोपिंग एजेस होते हैं, तो एजेस से हम कैसे पहचान सकते हैं। और पंच आउट होते हैं न्यूरोपैथिक में। एन्यूरिज्म होगा तो बुरी देखेंगे, इस्कीमिक अल्सर में ड्राई गैंग्रीन है, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन वाला ये है। तो ये पूरा डायबिटिक अल्सर की एग्जामिनेशन की चीज़ें थी। स्टेशन आता है वॉट टेस्ट में सर, तो इसमें ज़्यादातर सर वॉट टेस्ट में इसकी एग्जामिनेशन जब आती है तो सारे स्टेप्स फिर हमें करने पड़ते हैं, कुछ स्टेप्स करने पड़ते हैं। फिर जैसे इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट, बायलेटरल लेग्स, यहाँ तक तो ठीक है। इंस्पेक्शन में सर आगे जो है लिखा हुआ है स्कार मार्क्स, सारी चीज़ें तो हमने देख ली हैं। पैल्पेशन में वेरिकोस साइन है, कैपिलरी रिफिल है, टेंडरनेस, टेम्परेचर चेक ऑल द पल्सेस और फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस। फिर नेक्स्ट बोर्ड पे मेजर देन टिबियल ट्यूबरोसिटी 10 सेंटीमीटर अबव, 10 सेंटीमीटर डाउन। फिर 3 न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, वो नेक्स्ट बोर्ड पे लिखी हुई है। सेंसेशन, मसल ग्रेडिंग, रिफ्लेक्सेस करना है। आपने ऐसे तो नहीं करना ना, कंपेयरिंग बोथ लेग्स, कंपेयरिंग बोथ लेग्स, स्किन कलर, इस तरह थोड़ी करना है। आपने देखना है, आपने चीज़ें जहन में है तो आपको नजर आ जाएगा। और ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, हम जानबूझ के
will give you a command to examine the right leg of the patient. You have to expose the leg. लेफ्ट लेग को भी एक्सपोज करना सही बोथ लेग्स बायलेटरली Hमेशा डायबेटिक यस हमेशा और सर इसमें और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप और बताना चाहिए एग्जामिनेशन में एक तो बायलेटरल एक्सपोज करना है इवन दो हमें कमांड सिंगल लेग का मिला है और मिड Command थाई आपको जानबूझ के सिंगल लेग और मिड थाई तक एक्सपोज करना है ना हाँ? मिड थाई तक आप वो पेशेंट प्राइवेसी के हिसाब से देख लेना अगर आप केबिन के अंदर है तो आप expose कर सकते हैं अगर नहीं है तो आप नहीं यस सर और इसमें तो लेटा के हम कर सकते हैं खड़ा करने की जरूरत नहीं वो खड़ा तो वेरिकोज वेन वाले पेशेंट को हम करेंगे इसमें लेटिंग पेशेंट और सर इसमें एक वो होता है बर्जर्स टेस्ट 90 डिग्री 30 डिग्री वो भी हम करेंगे हमें तो उस टाइम पता चल जाएगा ना जब तुम दो लेग्स एक्सपोज करोगे समझ आ जाएगी कि हाँ जी आता है कि नहीं आपके आधे मार्क्स तो डिसाइड हो जाता है आपको पहले दो steps। और सर वेरिकोज साइन वाला मुझे थोड़ा समझ नहीं आया था इसमें सर कह रहे थे कि ग्रेविटी से नीचे ऑब्स्ट्रक्शन जाती है वाया ग्रेविटी ब्लड हम देखते हैं ऑब्स्ट्रक्शन उसमें वेन्स देखते हैं वेरिकोज साइन इसमें हम क्या करते हैं सर कि वो ऑब्स्ट्रक्शन के थ्रू हम ब्लड और सर नी एल्बो पोजीशन में भी कुछ कह रहे थे सर नी एल्बो पोजीशन हम करवाते हैं फिर हम स्वेलिंग देखते हैं कि उसकी ग्रोई डायरेक्ट है पल्सेशन या ट्रांसमिटेड है अगर स्वेलिंग वेरिकोज के अंदर सर ने कहा था कि अगर एनोरिज्म है ना इसमें सर ये सर ने कहा था अगर इसमें एनोरिज्म है फिर ग्रोई देखनी है कैरोटिड या एपिगैस्ट्रिक में बेल के साथ सर ने कहा था अगर स्वेलिंग इस तरह ऊपर आ रही है ट्रांसमिटेड है वो वैस्कुलर एग्जामिनेशन आपको बता रहा ना सर आप डायबिटिक फुट के अंदर ये चीज़ें नहीं हैं डायबिटिक फुट के अंदर तो आप जो है वो एक्सपोज करेंगे देखेंगे आपको देखते ही पता चल जाएगा जहाँ पे भी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होगी स्किन शाइनी बाल कम होंगे ठीक है आपको पता चल जाएगा हाँ स्किन इज शाइनी देयर इज कैंडी हेयर अच्छा फिर उसके बाद आप पल्सेस देख लेंगे फिर उसके बाद कैपिलरी लीकेज देख लेंगे बर्जर्स देखना है तो बर्जर्स एंगल देखना है तो वो देख लेंगे और उसके अलावा जो है वो आप टेम्परेचर के साथ देख लें लाइट टच और पेन की सेंसेशन देख लें वाइब्रेशन देख सकते हो अगर ट्यूनिंग फोर्क रखा हुआ है सबसे पहले वाइब्रेशन जाती है वाइब्रेशन वो हम एंकल पे रखेंगे और भी पॉइंट्स पे रख सकते हैं सर आई थिंक एंकल के ऊपर ही मुझे याद है ठीक है वाइब्रेशन ट्यूनिंग फॉर्क वो हम कर लेंगे ठीक है सर और इसके अलावा कोई सेंसेशन भी है ये इस पे करेंगे सर एंकल एंकल मूवमेंट मस्कुलोस्केलेटल एग्जामिनेशन में पॉइंट डेप्थ में नहीं जाता क्योंकि 3 मिनट है ना इसलिए ये वैसे न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करने डिटेल में बता दिया वाइवा के तौर पे पता होना चाहिए यस